हेलो। हाँ भैया, तो इसमें अपने अपकरण के अनुप्रयोग में वो डायग्राम वाले सवाल लग रहे थे। ठीक है, उनके वीडियो जो है वो आज सुबह हमने ग्रुप में भेज भी दिए थे ताकि एक बार फिर से देख लो उन्हें। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उन क्वेश्चंस को एक बार और देख लेना। ठीक है, उनमें से कोई छोड़ना नहीं है सवाल, ध्यान रख लेना। एक एक चीज़ बहुत बारीक से बताइए, उन सब चीज़ों पे थोड़ा काम करना। ठीक है, अभी यादव जी के कुछ सवाल थे अपने पुराने। ठीक है, वही उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले, तो उनको देख लो। ठीक है, और बाकी सब तो ठीक चल ही रहा होगा। चलो, तो देखो यहाँ एक क्वेश्चन है इनका, उदाहरण नंबर 11 है तुम्हारे 6G के पहले। ठीक है, उदाहरण नंबर 11 सुनो। तो उसमें ऐसा कहा गया कि शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर है और अपाचे हेलीकॉप्टर एक कर्व पे चल रहा है, एक सीधा नहीं चल रहा, कर्व पे चल रहा है। ठीक है, कौन से कर्व पे चल रहा है? y=x² + 7। ठीक है, कि अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। ठीक है, वो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो इस मार्ग पे चलेगा। अब ये समझ में आ रहा तुम्हें, एक पे स्क्वायर है एक पे नहीं है, इसका मतलब जो पक्के में एक परवलय है, ऐसे घूमता हुआ जा रहा, समझ रहे? और अगर देखो 4 इक्वेशन पड़ी थी ना, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay और x² = -4ay। इन सब में से किसकी जैसी लग रही है इक्वेशन? यही है, x² प्लस का है, y भी प्लस का है। देखो 7 की टेंशन मत लो, x² प्लस का है, y भी प्लस का है, इसका मतलब ये वाली बनेगी। और इसका ग्राफ जो है वो कहाँ जाता? y अगर प्लस का है तो इसका ग्राफ कहाँ की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ऐसे कुछ चल रहा होगा वो। ठीक है, हालांकि इन सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस कर्व पे वो उड़ रहा। ठीक है, बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक, देखो ये ज़मीन हो गई अपनी, मान लो ये हो गया इसका कर्व, रहेगा तो ऐसे ही ऊपर को। ठीक है, ये कोई पॉइंट है जहाँ पे एक सैनिक स्थित है 3,7। ठीक है, 3,7 पर एक सैनिक स्थित है। जैसे पबजी में कोऑर्डिनेट्स नहीं आते हो, उसी तरह से इस पॉइंट पे एक कोई खड़ा हुआ है। बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक, कोई सोल्जर खड़ा है 3,7 पे, अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। तो क्या है कि हेलीकॉप्टर जब नीचे को आएगा तो सबसे न्यूनतम दूरी लगभग इधर होगी। अब वो पता नहीं हमें कहाँ होगी, ये कितना पॉइंट्स है हमें नहीं मालूम, तो इधर से वो गोली मारना चाहता है इसको। ठीक है, ये कुछ भी पॉइंट्स मान लो इन्हें। ठीक है, ये Q मान लो, ये P मान लो, ये पता नहीं है तो मान लो इसको x, y है, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ये दूरी जो है लेकिन वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब सैनिक से लेके इधर ये सैनिक है। ठीक है, इधर तो वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाएगा, इधर हेलीकॉप्टर इधर आ जाएगा P पे, ऐसा होता हुआ इधर आएगा P पे। तो मान लो कि P और Q के बीच की दूरी अभी निम्नतम है, यानी कि मिनिमम है। ठीक है, निम्नतम दूरी ज्ञात करें। दूरी हमें बतानी है कि PQ जो है वो मिनिमम दूरी कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस होगी। तो पहले तो बताओ P से Q तक की दूरी कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास, x, y, और दूसरा पॉइंट क्या है 3,7। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें क्या चाहिए? दूरी। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकालें? पॉइंट्स के नाम दे दो, x1, y1, x2 एंड y2। अब क्या करेंगे? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √x1 x है,
x2 3 है, होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। और पी क्यू है, सो पी क्यू लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। y1 माइनस y2 यानी कि y-7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। अब इतना करने के बाद साइड में देखो ज़रा, हमें एक ग्राफ दिया था y बराबर x² + 7, ये दिया था। यहाँ से एक बात बताओ, y को वहीं रख के अगर 7 इधर ले आए तो क्या का हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में क्या आ जाएगा, x², है कि नहीं। तो हम y-7 को एक्चुअली कितना लिख सकते हैं, x², और इधर का रूट हटा के इधर पे लगा दिया स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-7 कितना है, x² और उस पर भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे, आप कर लेंगे, ये दूरी चली आ रही है, इस दूरी को हमें न्यूनतम करना है, मतलब कि निम्नस्ट मिनिमा। तो इसका अपकरण करवाओ, फिर डिस्टेंस जो निकली तुम्हारी, ठीक है। तुमने मॉडिफाई कर लिया उसको, रूट को हटा के स्क्वायर कर लिया, y-7 का मान x² रखवा लिया, ताकि पूरी इक्वेशन किस में बन जाए, x में। तो यहाँ पर भी आप एक चीज़ देखो, पहले x y दोनों चेंज हो रहे थे, देखो x भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा, लेकिन हमने ओवरऑल इक्वेशन देखो किस में बना ली, x में, ताकि जो बदलने वाली चीज़ें हैं वो एक ही रहें। यही अपन कर रहे थे डायग्राम वाले सवालों में, जैसे दो चीज़ें हो जाती थी अपनी, वो लंबाई चौड़ाई वाला याद करो आया, तो मैं दोनों चेंज हो रहे थे, तो अपन ने एल और एच को किसके फॉर्म में लिखा था, आर और थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर बराबर x-3 का होल स्क्वायर प्लस, अवकलन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। x² पे स्क्वायर कितनी घात बनेगी बोलो, 4, इतना होगा। अब क्या करेंगे, अवकलन करवाएंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो एक काम करो, इधर पे फर्क नहीं पड़ता, इधर पे स्क्वायर उधर पे क्यू, कुछ भी उसको कुछ भी मान लो यार, पूरी वैल्यू को कुछ मान लो, यहाँ पे जेड मान लिया हमने, समझ गए। इस पूरी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, जेड, समझ गया। नहीं तो फिर दिक्कत होगी, फर्स्ट इंटू सेकंड में दे आओगे तुम फिर, इसलिए इस पूरी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, जेड मान लिया। तो फाइनली अब तो वहाँ पर लिखा हुआ है जेड बराबर x-3 का होल स्क्वायर प्लस में x की पावर 4, ठीक है। तो अपकलन करवाओ इसका, यहाँ मत करना, यहाँ नहीं करना था अपकलन, यहाँ तो वही चल रहा था अभी, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर को जेड लिख दिया, अब करेंगे अपकलन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करवाओ, तो क्या होगा यहाँ पे, dz/dx, x के सापेक्ष कर रहा है बोलो, ठीक है। पहले पावर आएंगे, पावर एक कम लगा लो तो 2x-3, पावर 2 थी तो 1 हो जाएगी, और दोबारा करवाओ, तो x का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0, प्लस x की पावर 4 में पावर आएंगे, पावर एक कम लगाओगे तो 4x³, ठीक है। फिर हम dz/dx को क्या कर लेंगे, 0, तो ये 0 हो जाएगा, 2x - 3 दूनी 6 प्लस में 4x³, इतना हो गया। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। फैक्टर करो, 3 घात की इक्वेशन है ना, फैक्टर करो। इसके फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका शेषफल प्रमेय लगाओ, क्या लगाओ, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। तो उसमें क्या करते हैं कि x की वैल्यू पुट करते हैं अपने मन से, ताकि ये पूरी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो x बराबर 1 रखो जरा, x बराबर 1 रख के देखो, ऐसे रखना पता, 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, अपने मन से रखवाने पड़ते हैं वैल्यू, क्योंकि इनका और कोई तरीका नहीं है फैक्टर करने का, 3 घात या 3 से ज़्यादा जब घातें हो जाएं तब। x बराबर रखोगे तो कितना होगा, 2 × 1 -6 प्लस x बराबर 1 का क्यू तो 1 होता, और इंटू में 4, 2 × 1 = 2 -6 प्लस 4
-4 + 4 हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 0। देखो वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब एक्स बराबर जो 1 है वो इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अतः समीकरण का जो हल है, समीकरण का जो एक हल है वो कितना है, एक्स बराबर 1 है। समझ में आ गई बात? नोट करो जरा ये पहले। ये नोट कर लो भैया जल्दी से। अभी हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा और इसमें चेक करना पड़ेगा कि एक्स बराबर 1 पे जो फलन है वो निम्नस्थ है कि नहीं, क्योंकि हमें दूरी जो है वो मिनिमम करके रखनी है, कम से कम करनी है दूरी। हो गया। हो गया सबका। चलो ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या करा, ये निम्नतम बिंदु जो है वहाँ से क्यू तक की डिस्टेंस निकाली, ठीक है। वो जो निकल गई अपनी, वही x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र है। वैल्यू रखवा दी सारी, पी क्यू के स्क्वायर को पूरे को जेड मान लिया अपन ने, ठीक है। यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ स्क्वायर हो क्यू हो कुछ भी हो उसको मान लो कुछ भी, नहीं तो यहाँ पे घात में एक कम लगाते, फिर पी क्यू का दोबारा कराते, दिक्कत हो जाती। पूरा जेड ले लो, फिर अवकलन करा दो, ठीक है। उसको 0 करवा दो, 0 करवाने पे बनी 3 घात की इक्वेशन। उसको सॉल्व करने के लिए शेषफल प्रमेय लगानी पड़ेगी। शेषफल प्रमेय में अपने मन से हमें वैल्यू रखनी पड़ती हैं जो इस पूरे सिस्टम को 0 बना दें। तो x बराबर 1 हमने रखवाया, ठीक है। तो घटाने पे वैल्यू पूरी 0 आ गई, अतः समीकरण का हल जो है वो x बराबर 1 है, मतलब x बराबर 1 हमारी एक वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब अपने को क्या करना है, चेक करना है कि वास्तव में x बराबर 1 पे फलन निम्नलिखित है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहा है, इस तरफ का हिस्सा। ठीक है, तो हाँ भाई, इस लाइन का जो dz/dx निकला था इसका दोबारा करवाओ अवकलन। ठीक है, दोबारा करो तो d2z अपॉन में dx² बराबर 2 तो बाहर रहेगा, x-3 का अवकलन करूँ तो x का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0, प्लस में 4 x क्यू है उसमें लगेगा पावर, आगे पावर में 1 कम, तो कितना हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो 2 एकम 2 प्लस में 4 दिया 12x², ये आगे वैल्यू। इसमें x बराबर 1 रखवाओ, यहाँ से 1 निकला था ना अपना आंसर, x बराबर 1 अपना सॉल्यूशन था यहाँ पे, तो चेक करके देखा था कि वो सही है कि नहीं है। x बराबर 1 रखो तो कितना आएगा 2 + 12, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लिखने की ज़रूरत का है। ठीक है लालू, तो ये वैल्यू आ गई प्लस की। इसका मतलब फलन कैसा है, निम्नलिखित। बच ही चाहिए था हमें कि ये दूरी है वो कैसी आ जाए, छोटी से छोटी निम्नलिखित आ जाए, आगे निम्नलिखित क्योंकि ये प्लस की बनी वैल्यू। ठीक है, अब कितनी निम्नलिखित दूरी है वो हमसे कह रहा है, न्यूनतम दूरी बताओ तुम तो कि दूरी है कितनी। तो इसका मतलब मैं P से Q तक की दूरी निकाल के दिखाने होने की कितनी दूरी है रियल में, समझ रहे ना बात को, नंबर्स में। तो उसके लिए फिर हमें y चाहिए पड़ेगा, नहीं चाहिए पड़ेगा, यहाँ तक नोट करना पहले, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना पहले, फिर यहाँ करना, ये सब सिस्टम हटा दो, देख लो पहले लेकिन। ठीक है, एक बार देख लो फिर करते रहना नोट। तो ठीक है, अब y कैसे निकालें, यहाँ रखवाओ मेन इक्वेशन से। y बराबर क्या था, x² + 7। जब x बराबर 1 है तो y का मान निकाल लो, तो y बराबर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 7 आएगा 8। तो जो बिंदु बना निम्नतम बिंदु वो बन गया हमारा 1,8। ठीक है, जो हमारा निम्नतम बिंदु बन गया, मिनिमम पॉइंट बन गया, वो आ गया 1,8। तो 1,8 से लेके 3,7 तक के बीच की अपन क्या निकाल लेंगे, दूरी। बस हो गया, 1,8 तथा कौन सा 3,7 के बीच की दूरी निकाल दो, दूरी वाला सूत्र लगा लेना, समझ रहे। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो दूरी कितनी आएगी, √x1 - x2, जे x1 है जे x2 है, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 में से 1 घटाओ 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 में 7 घटाओ 1, 1 का स्क्वायर 1, कितनी आ जाएगी वैल्यू 5, वो भी रूट में √5। ठीक है, हो गया भाई। कुछ नहीं, बस x का मान अपन ने मेन इक्वेशन में रख के y का मान निकाल लिया। ठीक है, और जब y आ गया अपना तो बस फिर वो पॉइंट पता चल गया निम्नतम बिंदु, उनसे 3,7 की दूरी निकाल दी, बस हो गया।
हो गया। चलो हो गया होगा जी। ठीक है, ये सवाल हो गया एक इनका। एक सवाल था इनका 14वां, मतलब 6G का 14 एक्सरसाइज में 6G का 14 देख लो। अर्पिता सवाल नहीं लगा रहेगा तुम? सवाल लगा लो। दीपांशु तुम्हारे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, गुप्त में चल रहेगा। सवाल लगा लेना अपने। फोर्टीन नंबर देखो। चलो 14 में केवल इक्वेशन बनाना एक थोड़ा सा कठिन काम है, बाकी तो आसान है। क्या कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा की कोई तरंग वेग पानी में इसके समानुपाती है। देखो पानी में कोई पत्थर का कंकड़ डाल दो तो उस पर देखा ना वो वेव्स बनने लगते हैं, ऊपर चक्के बनते हैं गोल गोल, तो तरंग चल रही है एक तरह की। ठीक है, तो अपने से कहा जा रहा है कि तरंग वेग पानी में, तरंग वेग को v से लिख दो। ठीक है, जो तरंग वेग v है वो समानुपाती है किसके समानुपाती है? अंडर रूट लैम्डा अपॉन ए प्लस में ए अपॉन में लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, जहाँ लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य, और ए कोई भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो जब जो समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल जो हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मान लो के अंडर रूट कितना लिखा? लैम्डा अपॉन ए प्लस में ए अपॉन में लैम्डा। ठीक है, लैम्डा अपॉन ए प्लस में ए अपॉन में लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या है? अपनी तरंग दैर्घ्य, और ए अपना कोई भी एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई अपने पास। ठीक है, अभी काम कर रहे हैं दोनों तरफ इसको वर्ग कर ले रहे हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, जो हो जाएगा के स्क्वायर, है तो कांस्टेंट है वो, और स्क्वायर से इनका रूट कट जाएगा, और हमने साथ में एलसीएम भी ले लिया। ए और लैम्डा का एलसीएम ए लैम्डा ही आ जाएगा। ए से ए हटाओ, लैम्डा इंटू लैम्डा क्या बनेगा? लैम्डा स्क्वायर। चलो नहीं, अलग अलग रहने तो ज़्यादा बेटर है। लैम्डा अपॉन ए और ए अपॉन में लैम्डा, समझ रहे? लैम्डा अपॉन में ए और ए अपॉन में लैम्डा, जहाँ ए कोई कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो अब कराते हैं इसका अवकलन। ठीक है, तो इसको कुछ मान लो, कुछ भी मान लो, इसको पी मान लो, जैसे पिछले सवाल में किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, किसके सापेक्ष करोगे? लैम्डा के रिस्पेक्ट में करना। ए तो कांस्टेंट है, अब एक्स वाई है नहीं यहाँ पे, तो पी का अवकलन लैम्डा के रिस्पेक्ट में, यानी डी पी अपॉन डी लैम्डा। आ रही बात समझ में? डी पी अपॉन डी लैम्डा करना। ठीक है, के स्क्वायर को ही रहने दो। हमने क्या कहा? जो चीज़ कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में कभी अवकलन नहीं होता। हमारे कांस्टेंट कह लो या अचर कह लो, जो अचर होंगे या कांस्टेंट होंगे उनके रिस्पेक्ट में कभी अवकलन नहीं करना है। यहाँ पे वी में लैम्डा भी है और ए भी है, के तो प्योर कांस्टेंट है। ठीक है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में अवकलन कर सकते हो, क्योंकि लैम्डा फिक्स नहीं है, वो चेंज होगा। जो चेंज होगा उसी के हिसाब से अवकलन होगा। ए के रिस्पेक्ट में नहीं कहते, क्योंकि सवाल में उसने ऑलरेडी कह दिया कि ए जो है वो क्या है? एक अचर है, कांस्टेंट है। तो डी पी अपन डी लैम्डा करो, के करो बाहर, अवकलन करो। लैम्डा के रिस्पेक्ट में लैम्डा का हो जाएगा 1, ए को कर दो बाहर, ऊपर 1 मान लो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा। जैसे 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्डा का क्या हो जाएगा हमारा?
-1/λ²। समझ में आ गई बात? 1/λ का कितना हो जाएगा? -1/λ²। ठीक है, चलो अब इसको dp/λ जीरो करने की ज़रूरत नहीं है। dp/dλ को जीरो करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? बोलो क्यों ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने खुद कहा है कि लैम्डा बराबर a पर चेक करके दिखाओ तुम। तो लैम्डा की वैल्यू a पर चेक करो कि जो तरंग का वेग है वो निम्नलिखित होगा। तो उसने यार इसको जीरो करने पे तो वैल्यू निकलती थी ना, अपनी वैल्यू निकालनी नहीं है लैम्डा की। वो खुद कह रहा है लैम्डा बराबर a पे चेक करो। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कराओ। ठीक है, पुनः अवकलन। इंक ख़त्म हो गई ससुरी, क्या बताएं। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? d2p dλ² बराबर में k²। बताओ लैम्डा के रिस्पेक्ट में इसका जीरो हो जाएगा। a करो बाहर, प्लस माइनस माइनस कर लो। ठीक है, लैम्डा की पावर 2 को ऊपर ले आओ, पावर हो गई माइनस की, घात आगे घात में एक कम लगाओ। ठीक है, तो जब पावर माइनस की होगी, लैम्डा की पावर -2, अब ऐसा हो जाएगा ना, लैम्डा की पावर -2 आगे ले आओ -2, और लैम्डा की पावर -2 में एक कम, तो बन जाएगी कितनी? -3, और नीचे ले आइए लैम्डा की पावर हो जाए 3। तो आंसर आया -2/λ³। मेरा -2/λ³। इस वैल्यू को यहाँ रखो। तो देखो प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस से तो हो ही चुका था, और 1/λ² का ये अपन ने करा तो आया -2/λ³। माइनस माइनस एक्चुअली क्या हो जाएगा? +2/λ³। हो गया। अब काय पे चेक करना है अपन को? लैम्डा बराबर a पे रखो यहाँ पे। तो k², ये तो जीरो है छोड़ो, 2a/में लैम्डा की वैल्यू a रखो तो क्या बनेगा? a³। ठीक है, तो k का स्क्वायर इंटू में 2/में, एक a से a काट दो तो क्या आएगा? a²। ध्यान से देखिए इस शख्स को भाई साहब। ये वैल्यू जो k का स्क्वायर है जो कभी नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, कभी किसी का स्क्वायर करने पे नेगेटिव नहीं होता। a² सेम है कहानी यहाँ पे, कभी किसी का स्क्वायर करने पे नेगेटिव नहीं होता। तो ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी फिर हमारी? पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि फलन क्या है? निम्नलिखित है। यही चेक करके दिखाना था उन्हें कि लैम्डा बराबर काय पे? a पे जो फंक्शन है वो क्या हो? निम्नलिखित हो। अब कितना निम्नलिखित है वो उन्होंने हमसे नहीं पूछा ना, हम बताएंगे। समझ में आ गई बात? हो गया क्वेश्चन नंबर 14। बस इतने इम्पोर्टेंट था। उन्होंने कहा था तरंग वेग को v से लिखते हैं, समानुपाती है इस चीज़ के। समानुपाती हटा के यानी प्रपोजन हटा के कांस्टेंट k लगा दो, ये बनेगी इक्वेशन। दोनों पक्षों में कर लो वर्ग, v² k², स्क्वायर से रूट काट दो। इसको कुछ मान लो v² को, नहीं तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगानी पड़ती है यहाँ पे। अभी इसको कुछ मान लो p मान लो, dp/dλ कर लो। ठीक है, उसको जीरो करवाते, लेकिन काय के लिए? उसने अपन को ऑलरेडी वैल्यू दी थी कि लैम्डा बराबर a पे करो, कर दिया, बस होगा। छापो, ये छापो जल्दी।
चलो हो गया होगा। तो ये 14वां नंबर था कौन सा, 6G का। ठीक है चलो। चलो फिर एक आकृति वाला सवाल और लिख लो, ठीक है। हाँ भाई, आकृति वाला सवाल लिखो, बोल रहे लिखो। दर्शाइए कि, लिखो जल्दी लिखो। दर्शाइए कि एक निश्चित आयतन के शंक्वाकार डेरे, एक निश्चित आयतन के शंक्वाकार डेरे को बनाने में कम से कम कपड़ा लगेगा, जब उसकी ऊंचाई और आधार, कम से कम कपड़ा लगेगा जब उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात, जब उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात √2 अनुपात 1 होगा। √2 अनुपात 1 होगा। √2 अनुपात 1 होगा, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो। प्रूव दैट we will require minimum कपड़े को क्या बोलेंगे यार, मिनिमम क्या बोलें इसको, लिख लेना अपने। कपड़ा क्या बोलते हैं लिख लो, क्लॉथ तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे जो भी है लिख लो, ठीक है। टू फॉर्म अ cone when the ratio of its height, when the ratio of its height and radius of base will be √2:1, ठीक है। कपड़े को क्या कहते हैं नहीं पता, मैं लिख लेना अपना, ध्यान नहीं आ रहा, पता सब कुछ है अपन को, ठीक है। चलो तो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, और तुम इंग्लिश में एक चीज़ लिख लेना, व्हेन इट्स वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड, ये चीज़ जरूर लिख लेना इंग्लिश वाले, व्हेन इट्स वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। इतना होगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, जब अपन एक शंकु बनाते हैं, वो देखा है तंबू बनाने में क्या करता है बोलो, बीच में एक डंडा लगाओ, ठीक है। उस पर अपन क्या करते हैं, ऊपर से एक चादर है अपने पास, चादर अपन ने डाल दी यहाँ से पूरी, समझ रहे बात को, चादर डालोगे और यहाँ पे 4 कोनों पे बांध दोगे, इधर आ गया,
ठीक है। तो एक यहाँ गाड़ दी, यहाँ गाड़ दी, इधर गाड़ दी, इधर गाड़ दी, बन गया तंबू। समझ रहे ना बात को। तो कुल मिला के हम ये बताना चाह रहे हैं जैसे कि अपने को क्या बनाना है, शंकु बनाना है। उसके लिए बीच में खम्मा रख के आपको अगल बगल लगानी पड़ेगी चादर, ऊपर से तिकोना है ऐसा। समझ रहे ना बात को। तिकोना रहेगा और ऐसे में रहेगा। तो आपको हम ये कह रहे हैं कि कपड़ा जो लगता है वो केवल लगता है बक पृष्ठ में। समझ रहे बात को। कपड़ा नीचे नहीं बिछाना है, समझ रहे। उसको नीचे बिछाओ, ओढ़ो, कछू करो तुम आधार पे, उससे मतलब नहीं है। मतलब हमें है कि हमें अभी केवल तंबू बनाने हैं। अंदर आधार से हमें कोई, नीचे से कोई मतलब नहीं है हमें, बस तंबू बन जाए केवल। तो तंबू बनाने के लिए कपड़ा तो ऊपर लगेगा ना, समझ रहे। बक पृष्ठ पे केवल, समझे। जो अपनी कुछ भी वो टोपी होती है जो बर्थडे वाली टोपी, उसमें यहाँ तो नहीं लगाते कुछ आधार पे, ऊपर ज़रूर लगाते हैं ऐसे। समझ रहे ना। ग्रीन कलर की पन्नी, लाल नीली पीली जो भी हो, समझे। तो ऊपर लगती है, इधर आधार पे तो लगती नहीं कुछ भी। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो वही हम कह रहे हैं कि बक पृष्ठ पे लगेगा वो, समझे। तो वो कह रहा है वो कपड़ा जो है वो मिनिमम से मिनिमम लगना चाहिए, समझ गए। और वो तब होगा जब तुम्हारा हाइट का और रेडियस का जो रेशियो है, यानी कि ऊंचाई और जो तुम्हारी त्रिज्या का अनुपात है वो कितना हो जाए, √2:1। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो। और उन्होंने ये कहा कि आयतन इसका फिक्स है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहना चाहिए। किसका, शंकु का। शंकु का आयतन बता लो पहले तो कितना होता, बोलो बे अर्जुन, कितना होता शंकु का आयतन हैं। V बराबर 1/3 πr²h, यही होता कि नहीं। ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो अपने यहाँ पे फिक्स है। ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहा है। इसे उच्चिष्ट निम्नलिखित नहीं करना है, ये फिक्स है। उच्चिष्ट निम्नलिखित करना है किसको, बक पृष्ठ को। ठीक है। कर्व्ड सरफेस को, जो कर्व्ड सरफेस है उसको हमें मिनिमम करना है, कम से कम करना है, ताकि कपड़ा कम से कम लगे। ठीक है। अब बक पृष्ठ का फॉर्मूला बताओ। बक पृष्ठ को हम लोग सरफेस कहते हैं, इसलिए उसको एस से लिख देते हैं, सरफेस मतलब पृष्ठ। फॉर्मूला होता है इनका πr_l, होता कि नहीं। शंकु तो समझते हो ना, ये शंकु हो गया अपना, जो होगी आधार की त्रिज्या जो कि r है, जो होगी उसकी हाइट जो कि h है, और जो होगी त्रिज्या की ऊंचाई जो कि l है। ठीक है। जो हो गया। अब यही जो s है उसको हमें मिनिमम करना है। अब दिक्कत ये, यहाँ पर दो चीज़ें चेंज हो रही हैं अभी, r भी चेंज होगी और l भी चेंज होगी कि नहीं। हम चाहते हैं कि केवल एक ही चीज़ चेंज करें। तो एक बात बताओ, यहाँ पर 90 डिग्री होता कि नहीं। अगर 90 डिग्री है तो 90 के सामने कर्ण होता। तो अपन जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी l² बराबर होगा h² प्लस में r² के। अबे पाइथागोरस लगा रहे हैं। ठीक है। तो l² की वैल्यू रख सकते हैं, ये अपन लोग एक काम करो, दोनों पक्ष में पहले वर्ग कर लो यहाँ पे, ताकि क्या बन जाए, l² बन जाए। तो s² बराबर π² r² और l²। दो चीज़ें चेंज नहीं होना चाहिए, किसी एक के फॉर्म में बनाओ, या तो पूरा r में बन जाए, या पूरा l में बन जाए, या पूरा h में बन जाए। समझ रहे पंचायत। अच्छा, अब हमें एक l² की वैल्यू मालूम चल गई कि l² की वैल्यू कितनी है, h² प्लस r²। यहाँ पुट करवा दूँ। ठीक है। इसको यहाँ पुट करवा रहे हैं हम। तो s² बराबर π² r² और l² का मान कितना है, l² का मान कितना है यार, h² प्लस में r²। ठीक है। रखवा दिया। अब फिर दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, h और r। तो h की व्यवस्था कैसे बना बेटा, h की व्यवस्था बनाओ इधर से। यहाँ पे सब कांस्टेंट है, v फिक्स है, पाई फिक्स है, r फिक्स है। उसने कहा था ना v निश्चित है, फिक्स है, तो v चेंज नहीं कर रहा, समझ ना। तो h का मान निकाल लो r के फॉर्म में। तो कितना बनेगा देखो, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से h बराबर कितना बनेगा, 3 के ऊपर ले आओ 3v, समझ रहे ना। 3v और πr² भेजो नीचे। समझे। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, इस h की वैल्यू को उठा के यहाँ रखवा दो। तो कितना बन जाएगा, s² बराबर π² r²। और h की वैल्यू बताओ, और इसका स्क्वायर करवाते जाओ। 3 का स्क्वायर 9। क्या करें, गरीबी है साहब। 3 का स्क्वायर 9 कर लो, v² कर लो, π² कर लो, और r² पे स्क्वायर करोगे तो r की घात कितनी आएगी, 4, और प्लस में r²। ठीक है। अब देखो तुम जरा,
पूरी इक्वेशन में केवल आर है। देखो पाई तो कांस्टेंट है, वी उन्होंने पहले कह दिया था कि फिक्स है, ये पाई कांस्टेंट है, 9 फिक्स है, आर 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 आई थी मूवी अभी, आर आर आर, बस वही बननी है यहाँ पे। तो देखो कितना बनेगा, एस स्क्वायर बराबर, एक काम करो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों का अंदर गुणा कर दो, गुणा करोगे तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 2r से 2r काट दो तो कितना बनेगा 9v स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, प्लस इनका इधर गुणा करो तो कितना आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, कितना बनेगा r की घात 4। अब तुम्हें क्या करना है, इसको कुछ भी मान लो, एस स्क्वायर को p मान लेना, q मान लेना, r मान लेना, जो तुम्हें पसंद हो, जिससे तुम्हारी बनती हो वो मान लो। अब p जो है वो किसके रिस्पेक्ट में, एक्चुअली r के रिस्पेक्ट में, तो अपन p का अवकलन करेंगे क्या के सापेक्ष, r के सापेक्ष, फिर उसको जीरो करवाएंगे, मान निकालेंगे। ये हमने तुम्हें इक्वेशन बना दी, करना, समझ गया ना, मज़ा आएगा तो करना है इसको। और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोगों की फीस जमा नहीं हुई है, भगा दो इन्हें कोचिंग से बिल्कुल, समझ गए ना। सबसे पहले तो अंकित कुशवाहा, भगाओ इन्हें बिल्कुल, इनकी ज़रूरत नहीं है कोई, एक तो ये सवाल नहीं लगा रहे आजकल, ऊपर से फीस भी जमा नहीं कर रहे, फीस जमा करवा लो अपनी, समझ गए ना। और दीपांशु फीस जमा कर लो अपनी, ठीक है, चलो। अब है कुशवाहा, कर लो यार, फीस भी जमा कर लो मालिक, ठीक है, चलो नोट करो जाए, उसके बाद अपनी कल मिलते हैं फिर अपन। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या बोल रहे हो भाई, कितना टाइम लगेगा प्रभु, 5 मिनट, जल्दी जल्दी। नहीं हम नहीं जा रहे भाई, 5 मिनट आओ तुम जल्दी। कितना बजे 22।